नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि स्ट्रेस फ्री परीक्षाएं कैसे की जाएं, इसे लेकर के मंत्र देंगे प्रधानमंत्री। छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से इस दौरान सीधी बात करेंगे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से छात्र छात्राओं को स्ट्रेस फ्री एग्जाम का मंत्र प्रधानमंत्री देंगे। परीक्षाओं का वक्त है और ऐसे में विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन घड़ी यह मानी जाती है परीक्षाएं। कई विद्यार्थी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि परीक्षाएं आखिरकार कैसे दी जाएं। इस दौरान सामान्य जीवन शैली कैसे रखी जाए, इस पर प्रधानमंत्री आज विद्यार्थियों से बात करेंगे। देश के छात्र छात्राओं को मोटिवेट करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे आखिरकार परीक्षा में अपने आप को तरोताजा रखें, किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रखें। ये परीक्षा सिर्फ छात्र छात्राओं की परीक्षा ही नहीं होती है, बल्कि एग्जाम जो होते हैं वो दरअसल उनके पेरेंट्स के लिए भी एक परीक्षा की तरह से होते हैं। और इस पर पेरेंट्स से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है कि अच्छी बातें बताएंगे और देश के जो विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं, आगे परीक्षाएं देने वाले हैं, उन सभी के लिए बेहद अच्छा कार्यक्रम है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। पीएम मोदी आज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से चर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री की आज की पाठशाला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में क्लास लगेगी। सुबह 11 बजे से स्ट्रेस फ्री एग्जाम का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। परीक्षा से पहले पीएम की यह पाठशाला दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे देश के छात्र छात्राओं से, उन अभ्यर्थियों से जो परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि अब नेशनल हाईवे का सफर भी महंगा हो गया है। देर रात से आज से 4 लेन पर सफर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल डीजल के बाद अब टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया। एनएचएआई की ओर से यह फैसला किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक का इजाफा किया है। सड़क पर चलना अब महंगा हो गया है। आज 1 अप्रैल से ये नई दरें लागू कर दी गई है। एनएचएआई की ओर से इस बात का ऐलान किया गया। टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। 10 से लेकर के सीधे 65 रुपए तक की वृद्धि टोल टैक्स की दरों में की गई है। नेशनल हाईवे पर चलना महंगा हो गया है। आज 1 अप्रैल से ही ये दरें लागू होंगी। एनएचएआई की ओर से इस बात का ऐलान किया गया। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 10 रुपए से लेकर के 65 रुपए तक का इजाफा हुआ है। और अब बात करेंगे हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट की और बड़ी राहत की। स्वास्थ्य के लिहाज से प्रदेशवासियों को आज से बड़ी राहत मिलने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। एक और जहां पर आज से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी निःशुल्क कर दी गई हैं, तो वहीं पीपीपी मोड पर संचालित जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले और आईपीडी में भर्ती मरीजों को सभी दवाइयां और जांचें निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इस आदेश में यह भी कहा गया कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवाइयां ही मरीजों को लिखी जाए, ताकि उन्हें बाहर से कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं पड़े। सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मोड पर संचालित जांचें भी पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। आज से सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस भी निःशुल्क किया जाएगा। एक बड़ी राहत प्रदेश के मरीजों को इससे मिल पाएगी और साथ ही साथ ये राइट टू हेल्थ की दिशा में सबसे बड़ा कदम है राजस्थान सरकार का, स्वास्थ्य महकमे का। और इससे राहत मिलेगी प्रदेश के मरीजों को जो इलाज कराने के लिए आज से आईपीडी ओपीडी में पहुंचेंगे। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से इलाज होगा निःशुल्क। और राजस्थान ने इसकी पहल की है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं इस साल के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं आज से लागू हो रही हैं। उनमें बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो आज से लागू हो रही हैं। प्रदेशवासियों को नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से इन योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। ये योजनाएं
लागू होने से प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। ये जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर भी हमला बोला। तो आज से कई तरह की बजट घोषणाएं लागू हो जाएंगी। कौन कौन सी बजट घोषणाएं हैं, मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने यह बताया कि आज से कैसे योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि विपक्ष के लोग प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे हैं और ये बजट लागू कैसे होगा, यह सवाल था। बजट 2022-23 की अनुपालना में आज 210 घोषणाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर साझा की हैं वो इस तरह से: आज से 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। साथ ही चिरंजीवी योजना की प्रति परिवार बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर आज से 10 लाख रुपए हो जाएगी और इससे 1 करोड़ 34 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ आज से मनरेगा में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25% की वृद्धि आज से लागू होकर के उन्हें मिलेंगी। 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वालों को 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख की गई है, वो भी आज से शुरू हो जाएगी। मानदेय कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथीन, ग्राम पंचायत सहायक के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी आज से। इससे 1,85,000 मानदेय कर्मी सीधे लाभान्वित होंगे। तो वहीं कोटा के डीएफओ कार्यालय में हंगामा देखने को मिला है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजावत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन करके आक्रोश जताया है कार्यकर्ताओं ने और दरअसल पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया है। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। नयापुरा थाना परिसर में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोटा के डीएफओ कार्यालय में हंगामा और अभद्रता करने के मामले में नयापुरा थाना पुलिस ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। गिरफ्तारी की सूचना के बाद बड़ी संख्या में भवानी सिंह राजावत के समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है जिसमें भवानी सिंह राजावत वहां पर डीएफओ कार्यालय में मौजूद और एक उनका कार्यकर्ता भी साथ में गाली गलौज करता हुआ नजर आया। भवानी सिंह राजावत प्यार से गाल पर मारते हुए दिखाई दिए और ये कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार कैमरा देख करके उन्होंने अपने हाथ धीरे कर लिए। और इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया है। आज भवानी सिंह राजावत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। देर रात तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा थाने के बाहर देखने को मिला। हाड़ौती का नहीं, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लगातार 3 बार जीते हुए विधायक और पूर्व संसदीय सचिव जो कि अभी नयापुरा थाने में उनको प्रशासन ने बिठा रखा है और हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ थाने के बाहर खड़े हैं, फिर भी प्रशासन हमें लटपूर्वक बलपूर्वक यहाँ से खदेड़ रही है। ये पूरी तरह से प्रेशर की राजनीति प्रेशर है। जैसे अभी मैंने वीडियो देखा, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। भवानी सिंह जी हमेशा जनहित के काम करते हैं। आज भी कल डार देवी परसों से नवरात्रा चालू है तो वहाँ कोई रास्ते को लेकर के वो गए थे और आपस में आप वीडियो देख करके कोई भी अगर जांच होगी ओरिजिनल तरीके से तो उसमें नेताजी ने कोई झापड़ नहीं दी, कोई गाली गलौज नहीं करी, लेकिन ये है षड्यंत्र है, उनके लिए षड्यंत्र रचा गया है। रवि कुमार मीना, उपवन संरक्षक कोटा द्वारा नयापुरा थाने में एक लिखित तहरीर प्रशासन की पेश की कि आज जब वो कार्यालय में थे तो समय करीब 3 बजे भवानी सिंह राजावत और महावीर सुमन अपने 10-15 साथियों के साथ आए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके गाल पर थप्पड़ मारी, राज्य कार्य में बाधा पहुंचाई। तो वहीं दौसा में एक लेडी डॉक्टर के सुसाइड मामले को लेकर के इस केस की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरी घटनाक्रम की शुरुआत 28 मार्च को उस वक्त हुई जब खेमावास की रहने वाली आशा देवी दौसा के लालसोट में आनंद अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची और इस दौरान प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया, लेकिन पीपीएच कॉम्प्लिकेशंस के चलते प्रसूता की मौत हो गई, ऐसा डॉक्टर्स की ओर से कहा गया है। और इस घटनाक्रम के बाद परिजनों ने शव को अस्पताल के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अनेक स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। धरने और प्रदर्शन के दबाव में पुलिस ने डॉक्टर अर्चना और उसके पति के खिलाफ
धारा 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर के मामला शांत हुआ। इस घटना के दूसरे दिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर की ओर से सुसाइड किए जाने के अगले दिन यानी कि 30 मार्च को पूरे राजस्थान के निजी अस्पताल बंद रहे। 30 मार्च को देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया। दौसा के एसपी अनिल कुमार को हटा दिया। वहीं डीएसपी शंकर लाल मीणा को एपीओ और एसएचओ अंकित चौधरी को सस्पेंड किया। अब इस पूरे मामले के बाद में मृतका के पति की ओर से सबके सामने आकर के बयान दिया गया कि वहां पर बलिया, जोशी और एक स्थानीय पत्रकार इस मामले में लिप्त है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, धारा 302 हटाई। इसके बाद पुलिस की तरफ से स्थानीय भाजपा नेता की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस मामले में बलिया जोशी अभी भी फरार है। इस मामले में दूसरा स्थानीय पत्रकार अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग ब्राह्मण महासभा, विप्र महासभा और तमाम ब्राह्मण संगठनों की ओर से भी की गई है। तो कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर है, आईआरटीएस अधिकारी अजय कुमार पाल को गिरफ्तार किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया पाल को। चार्जशीट फाइल करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने कोटा में एक और बड़ा धमाका किया है। रेलवे के एक बड़े घूसखोर को पकड़ा है। कोटा रेल मंडल का वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक आईआरटीएस अधिकारी अजय कुमार पाल 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर एसपी महेश मीणा ने जानकारी दी है कि भरतपुर स्टेशन के खानपान निरीक्षक हेमराज मीणा से चार्जशीट फाइल करने के एवज में दलाल महेश शर्मा के मार्फत ये घूसखोर रिश्वत वसूल कर रहा था। घूसखोर दलाल महेश शर्मा को भी एसीबी ने पकड़ा है। भरतपुर एसीबी के एसपी महेश मीणा ने जानकारी दी है। परिवादी हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक रेलवे स्टेशन भरतपुर ने 29 मार्च को शिकायत दी, जिसमें बताया कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अजय कुमार पाल चार्जशीट की ओर से उनकी तरफ से दी गई थी। जवाब 28 मार्च को भिजवा दिया गया था। इसके बाद 29 मार्च को हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग वेंडर का काम करने वाले महेश कुमार शर्मा ने फोन करके चार्जशीट फाइनल करवाने की बात कहते हुए 20,000 रुपए का खर्चा पानी मांगा और इस पर शिकायत पर 29 मार्च को सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि की गई। जिसके बाद 31 मार्च को परिवादी कैटरिंग वेंडर के साथ कार्यालय मंडल रेलवे प्रबंधक कोटा एसीबी का दल पहुंचा। परिवादी से 20,000 की रिश्वत लेकर के कैटरिंग वेंडर ने सीनियर डीसीएम अजय कुमार पाल को दिए। अजय पाल ने रिश्वत की रकम अपनी टेबल की रैक में रखी। इधर इशारा मिलते एसीबी ने कार्रवाई की और आरोपी को दबोच लिया। कोटा में देर रात तक एसीबी की कार्रवाई जारी रही, जिसमें पाल और वहां के घूसखोर दलाल दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दलाल के माध्यम से इन्होंने 20,000 रुपये दिए थे। आज बीआरएम ऑफिस में ही आरोपी अजय पाल और इनके दलाल महेश को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है एसीबी भरतपुर। सर, किस तरह से इंफॉर्मेशन मिली थी, कब मिली थी ये इंफॉर्मेशन? ये परिवादी हमारे पास 2 दिन पहले आया था और क्योंकि ये भरतपुर ही पदस्थापित था और इसने हमें शिकायत दी। शिकायत का हमने सत्यापन कराया और आगे अग्रिम कार्रवाई आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम आपको तस्वीरें दिखा दें। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसे लेकर के उनका पार्थिव शरीर अब राजधानी जयपुर से रवाना कर दिया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई नेताओं ने बैंसला को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें मुख्यमंत्री से लगाकर के प्रदेश के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और साथ साथ तमाम नेताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सचिन पायलट भी कर्नल बैंसला के आवास पर पहुंचे थे और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्नल बैंसला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। आज 3 बजे उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी, आज कर्नल बैंसला का अंतिम संस्कार किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए हेमंत, कर्नल बैंसला अब हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर छाई हुई है और आज उनकी अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव मुंडिया करौली जिले में है, वहां पर की जाएगी। निश्चित तौर पर भारतीय सेना के एक अधिकारी थे और जब 1962 में चीन की और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी, तब भी इनके जो विशेष अच्छे
योग्यताएं थी, जो जिस तरीके से इन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया था, उसके बाद इनको एक जिब्राल्टर की उपाधि भी वहां पर भारतीय सेना में दी गई थी। भारतीय सेना से आने के बाद जब ये समाज सेवा से जुड़े तो निश्चित तौर पर एक नई दिशा दी समाज को इन्होंने, चाहे वो मांग एक पूरे समाज की थी, और लेकिन जितना लंबा ये आंदोलन चला, इस आंदोलन में इन्होंने अपनी पारदर्शिता बनाए रखी, वो निश्चित तौर पर पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। अभी यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम उसी वाहन पर सवार हैं। ये भारतीय सेना का वाहन है, चूंकि कर्नल किरोड़ी बैसला भारतीय सेना के अधिकारी रहे हैं, तो भारतीय सेना के जवान भी वाहन के साथ साथ जा रहे हैं। वहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सभी समाजों के लोग एक बड़े काफिले में यहाँ से लोग जो है उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। ये काफिला करीब 1 किलोमीटर लंबा है, जो वाहन पीछे तक हम जहां तक हम देखेंगे वहां तक वाहन नजर आएंगे। जो चूंकि कर्नल किरोड़ी बैसला हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनका जो एक पूरा संघर्ष था उसको लेकर जो युवा है उनमें खासा जोश नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संघर्ष करके उन्होंने एक समाज को दशा, बिल्कुल राकेश, जो बचपन से ही उनका एक हौसला था, अब वो वाकई प्रेरणादायक है। उनका पूरा जीवन, चाहे देखिए वो फौज में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए, कोई कल्पना कर सकता है कि लगातार उन्होंने मेहनत की, इंटरनल एग्जाम पास किए, उसके बाद कर्नल तक पहुंचे। राजपुताना राइफल्स में कर्नल बैसला ने 1962 के, जैसे कि भारत चीन युद्ध का आपने जिक्र किया, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने बहादुरी दिखाई थी और कई महीने तक जो है वो पाक फौज की कैद में रहे। राकेश, हाँ बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से उन्होंने समाज सेवा में अपनी बात, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, अपनी पूरे समाज और समाज के प्रतिनिधियों के साथ रखी थी, तो एक विश्वास उन्होंने बनाए रखा। जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया था वो बहुत आसान नहीं था, लेकिन अपने इस पूरे संघर्ष में उन्होंने सरकार को कहीं ना कहीं जो समाज की एक पीड़ा थी, एक दर्द था, चूंकि इस पूरे संघर्ष में लगभग 73 लोगों की जान चली गई थी, उनका दर्द भी उन्हें था। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको लेकर भी उन्होंने संघर्ष किया था। और अब चूंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि शहर में जगह जगह जो है उनकी जो पार्थिव देह उस पर पुष्प वर्षा की जा रही है। अब यहाँ से जो पार्थिव देह है निकल करके उन तमाम क्षेत्रों से निकलेगी जो गुर्जन का आंदोलन का पूरा एक केंद्र रहे थे। यहाँ से बेनाड, बस्सी, दुब्बी, दौसा, इसके अलावा सिकंदरा, भंडारेज और महुआ, खेड़ला, पीपल खेड़ा जो कि कभी गुर्जर आरक्षण का केंद्र था, सलेमपुर, खेड़ला, यानी उनके गांव में जहां तक पहुंचते हैं वहां तक जो तमाम लोग उनके जो अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं और वो जब किरोड़ी बैसला की पार्थिव देह पहुंच रही है तो एक व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरीके से कहां पर जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और इसके अलावा जो 36 कौम के लोग हैं जो उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उन पर पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बाकायदा एक व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो काफिला चल रहा है उसके साथ साथ पुलिस की एक व्यवस्था। बिल्कुल राकेश, लेकिन 6 बजे का समय था, क्या थोड़ा देरी से उनका पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना किया गया है? क्योंकि इसके बाद देखिए ये आगे से, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे अभी, दौसा, भांडारेज, केडली और दुब्बी केलाई होते हुए आगे निकलेगा सिकंदरा मानपुर रोड से, मोड़ से। तो वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जो अपने प्रिय नेता को वो एक झलक देख पाएं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। बिल्कुल, देखिए जो पार्थिव देह सुबह 6 बजे रवाना होनी थी, लेकिन जिस तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, काफिला जमा हुआ है, लोगों के आने का सिलसिला जारी है और जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के तहत जिस तरीके से एक यहाँ पर भारतीय सेना के जवान और भारतीय सेना का वाहन भी इनके साथ में है, तो निश्चित तौर पर हेमंत जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अभी कहाँ पर ये पहुंचे हैं। और अब चूंकि जैसे जैसे देखिए ये तय होगा कि आगे जो लोग इंतजार कर रहे हैं राकेश लगातार वहां पर कितनी बजे पहुंचेंगे, तो उन लोगों को भी इंतजार है। अभी कहां तक पहुंची है ये यात्रा? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम जयपुर के जवाहर नगर
में हैं और जयपुर यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट बाद जयपुर से निकलकर जो पार्थिव देह बस्सी पहुंच जाएगी। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें अंतिम यात्रा पर है कर्नल बैंसला, उनके परिवार के लोगों के साथ में आम लोग अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम जगहों पर खड़े हैं पूरे रास्ते पर और पुष्प वर्षा कर अपने प्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम नमन करते हुए यहां पर। और दिन भर हम इस खबर पर लगातार